हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर द लर्नर्स कम्युनिटी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी शुरू कर दी होगी। अगर नहीं करी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज से हम स्टडी आपकी 6 सेमेस्टर की शुरू करने वाले हैं। यानी आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा सेमेस्टर 6 है और सेमेस्टर 6 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। यानी आप इसमें ग्लोबलाइजेशन या ये कहें वैश्वीकरण को समझने वाले हैं, जिसकी आपकी यूनिट 1 का ए पार्ट जो है उसका नाम दे रखा है वैश्वीकरण का अर्थ और विवाद। यानी हम इस पूरे चैप्टर में मेनली वैश्वीकरण को देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है और वैश्वीकरण को लेकर क्या क्या विवाद रहे हैं। हम उन विवादों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और वो विवाद कौन कौन से रहे हैं और किन किन मुद्दों पर वो विवाद रहे हैं उन पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी किए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको मिल सके और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे चैप्टर से। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी चैप्टर का नाम देख चुके हो और जो आपकी बुक में फर्स्ट हेडिंग है, या फिर हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषाएं तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम वैश्वीकरण को समझ पाएंगे। हमें किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसका अर्थ पता होना चाहिए और उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। इसीलिए हम पहले वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषाओं को समझ लेते हैं। वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और सामाजिक संबंधों में वृद्धि और संबंधों की घटनाएं होती हैं। यानी वैश्वीकरण जो है, जिसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ये एक तरह की प्रक्रिया है जो विभिन्न देशों के बीच, नोट करना, विभिन्न देशों के बीच या फिर विभिन्न राष्ट्रों के बीच, राष्ट्रों का मतलब यहाँ देश से है। हमारे जैसे देश में बहुत सारे राष्ट्र हैं या राज्य हैं, हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो यहाँ राज्यों से नहीं राष्ट्रीय से मतलब है, यानी देशों से मतलब है। जब एक देश दूसरे देश के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देता है और संबंध बनाता है, वही ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहलाता है। इसके मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है, विश्व समस्याओं के समाधान पर सहायक होता है। यानी वैश्वीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, जो सभी के लिए समस्याएं हैं, उन पर सवाल उठाना, उन पर बातचीत करना और उन्हें कैसे सहयोग करना और उन्हें कैसे सुलझाया जाएगा, इस बात पर विचार करना, वाद विवाद करना, यही वैश्वीकरण की मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य भी है। ठीक है, वैश्वीकरण जो है वो समस्याओं को सुलझाने पर भी जोर देता है। आई होप आपको वैश्वीकरण की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। वैश्वीकरण की मुख्य लक्ष्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और प्रौद्योगिकी सहित अंतर्राष्ट्रीय दूतावासों की महत्व, संस्कृतियों के आपसी अनुबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसी की संयुक्त राष्ट्र के रोल का समावेश होता है। यानी हमारा जो वैश्वीकरण है इसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय जो दूतावास होते हैं जहाँ आपका वीजा वगैरह बनता है, इस चीज को बढ़ावा देते हैं। हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, हम इन सभी चीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाते हैं और एक देश से दूसरे देश की संस्कृति, व्यवहार और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और ऐसे ही हमने कुछ संगठन भी बनाए हैं, जैसे कि हमारा संयुक्त राष्ट्रीय संघ हो गया। ये एक बहुत बड़ा रोल निभाता है वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण का प्रारंभिक अध्ययन बहुत पुराना है, लेकिन इसका प्रारंभिक रूप से मजबूत उदाहरण 15वीं और 16वीं सदी में देखा जा सकता है। इसका मतलब है वैश्वीकरण का जो अध्ययन है हम बहुत पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन वैश्वीकरण को जो मजबूती मिली वो 15वीं और 16वीं सदी के बाद ही मिलनी शुरू हुई, या ये कहें 15वीं और 16वीं सदी से मिलनी शुरू हो गई थी, जब यूरोपीय बुद्धिजीवियों की खोजने की लालसा और उत्पादन के व्यापारिक नेटवर्क की बढ़ती जिम्मेदारियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत की। यानी यूरोप के जितने भी बुद्धिजीवी थे वो खोज करने निकल गए,
एक देश से दूसरे देश की खोज करने लगे और जो हमारे व्यापारी वगैरह थे उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि हाँ, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार को बढ़ाना है, जिसकी वजह से वैश्वीकरण की शुरुआत हुई या वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। इसके बाद औद्योगिक क्रांति, टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति और व्यापारिक प्रकृतियों की बुद्धि ने वैश्वीकरण को गति दी। यानी इसके बाद में जो हमारी औद्योगिक क्रांति हुई, टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, इन सभी के कारण जो वैश्वीकरण है उसकी गति बढ़ गई और वैश्वीकरण जो था वो तेजी से अब बढ़ने लगा था। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे वैश्वीकरण के लाभों में आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, व्यापार की बढ़ती संभावनाएं और राष्ट्र के बीच भागीदारी के महत्व से सामाजिक और सांस्कृतिक अद्यतन शामिल है। यानी वैश्वीकरण जो था उसके जो लाभ थे वो आर्थिक विकास था, तकनीकी विकास था और प्रौद्योगिकी और इन सभी क्षेत्रों में हम विकास देख सकते थे। हालांकि वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू भी थे। अब देखिए, कोई भी चीज अच्छी ही नहीं हो सकती, उसकी पॉजिटिव वे हैं तो उसके नेगेटिव भी जरूर होंगे। तो वैश्वीकरण जो था उसके नकारात्मक पहलू भी थे, जैसे कि आर्थिक असमानताएं, पर्यावरणीय प्रभाव और कुल्हाड़ी उत्पादनों के नुकसान। यानी आर्थिक असमानताएं विश्व में देखी जाने लगी, पर्यावरणीय नुकसान होने लगे, क्योंकि हर देश अपने अपने व्यापार को बढ़ाने पर सिर्फ जोर दे रहा था, पर्यावरण को तो जैसे भूल ही गए थे। और कुल्हाड़ी उत्पादनों में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। पहले जो चीज हाथ से होती थी या फिर ये कहें कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटा जाता था, अब मशीनों से 10 पेड़ उतनी ही देर में काट दिए जाते हैं और ज्यादा ही। और जो हमारे हाथ के उद्योग होते हैं उनका बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि वैश्वीकरण ने मशीनीकरण को भी तो बढ़ावा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नई नई मशीनें आने लगी और जो हमारे कुटीर उद्योग, जो हमारे घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग होते हैं उनकी कमी हो गई या वो खत्म हो गए। अब हम वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास देखेंगे कि वैश्वीकरण जो था वो कैसे कैसे विकसित हुआ या वैश्वीकरण को लेकर किस तरह से हम ऐतिहासिक विकास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे पहला ही वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास को रोचक और व्यापक विषय है, जिसमें विद्वानों के बीच मतभेद है। यानी वैश्वीकरण कोई छोटी चीज नहीं है जिसे कोई भी कहे कि हाँ ये सिंपली ऐसा है और ऐसे ही मान ले। नहीं, वैश्वीकरण बहुत व्यापक है, बहुत रोचक विषय है, यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग विषय है। और इसमें या फिर और इसे लेकर ना विद्वानों के हमेशा अलग अलग विचार रहे हैं, तो उनके विचारों में भी मतभेद देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया की उत्पत्ति और विकास को लेकर विद्वानों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि वैश्वीकरण की शुरुआत 20वीं सदी से हुई, जबकि कुछ ऐसे प्राचीन काल से ही विकसित होते देख रहे हैं। यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण की जो शुरुआत हुई है वो 20वीं सदी से शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, ये एक साथ सामने नहीं आ गया, ये धीरे धीरे प्राचीन काल से ही विकसित होता हुआ हमें दिखाई देगा। यानी ये धीरे धीरे प्राचीन काल से ही विकसित होता हुआ आया है। मध्यकाल में चंगेज खान और तैमूर लिंग के समाजीकरण ने विश्व के एक बड़े भाग को जोड़ा, जैसे आधुनिक वैश्वीकरण का अल्प विकास का ह्रास हुआ। यानी जो चंगेज खान और तैमूर लिंग थे, इन दोनों ने ही बहुत बड़े भूभाग को एक साथ जोड़ा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े भूभाग पर राज किया और उसे एक साथ जोड़ा, जिसे हम वैश्वीकरण का अल्प विकसित रूप कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े भूभाग को जोड़ने का काम किया था। और वैश्वीकरण में भी तो यही है कि बहुत बड़े भूभाग को एक साथ जोड़ लेना ही तो वैश्वीकरण है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप में हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, सभी रूपों में एक साथ जोड़ना ही तो वैश्वीकरण है। और चंगेज खान ने और तैमूर लिंग ने यही काम किया था, तो इसे हम वैश्वीकरण का अल्प विकसित रूप मान सकते हैं। इसके बाद 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद विश्व का रूप ही बदल गया। यानी जब कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज कर दी, तो उसके बाद तो पूरे विश्व का जो रूप था वही बदल गया। इसके बाद 18वीं सदी में पुर्तगाल के व्यापारियों ने अफ्रीका में अपने व्यापार का प्रसार किया, जिससे वह फैक्ट्रियों की स्थापना कर सके। यानी अब धीरे धीरे हम वैश्वीकरण को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। धीरे धीरे हम वैश्वीकरण की जो शुरुआत है या वैश्वीकरण का जो फैलाव है उसको देख पा रहे हैं, क्योंकि अब पुर्तगालियों ने भी अपनी अफ्रीका में फैक्ट्री स्थापित करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हमारा 20वीं सदी का वैश्वीकरण औद्योगिकरण की प्रकृति से संबंधित था। विश्व युद्ध के बाद
विश्व नेतृत्व ब्रिटेन और अमेरिका ने किया। यानी वैश्वीकरण का जो शुरू वाला या ये कहें 20वीं सदी वाला जो टाइम था वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया से संबंधित था, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से औद्योगिकरण में बहुत ज्यादा वृद्धि आई थी। और विश्व युद्ध के बाद में हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया, क्योंकि यही महाशक्तियां बन चुकी थे। यह दौर भी कार्यवाहिक जनसंचार के रूप में देखा जाता है, जैसे कि फिल्म जिनका प्रसार रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से किया जाने लगा। यानी हम इस समय बहुत ज्यादा नए नए परिवर्तन देखने को मिल रहे थे, जैसे कि फिल्में वगैरह जिनका प्रसार जो होता था, जिनको सुनाया या दिखाया जाता था, जैसे कि रेडियो और टेलीविजनों पर उन्हें दिखाया जाने लगा, जिसकी वजह से जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया थी वो बढ़ने लगी थी। आगे है हमारा, कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण का प्रचलन 20वीं सदी के अंतिम दशकों में हुआ। यानी कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि वो बहुत धीरे धीरे टाइम से चलता आ रहा था, विश्व युद्ध से पहले भी हम वैश्वीकरण को देख सकते थे। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि 20वीं शताब्दी की जब अंत था तब हमने वैश्वीकरण की शुरुआत देखी, जब शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ। यानी जब शीत युद्ध का अंत हो जाता है और जो हमारा सोवियत संघ था उसका विघटन हो जाता है। इस दौरान विभिन्न देशों के बीच संचार के माध्यमों का विस्तार हुआ और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। यानी ये जो टाइम था जब शीत युद्ध खत्म हो गया और जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया, उसके बाद में जो नए नए परिवर्तन हो रहे थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार हो रहा था, जिसकी वजह से ये कहा गया कि इसी टाइम जो वैश्वीकरण है उसकी प्रगति हुई या उसका उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, वैश्वीकरण के प्रारंभिक चरणों में व्यापारिक और सांस्कृतिक विनिमय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। यानी ये टाइम जो था इसने सांस्कृतिक विनिमय और जितने भी हमारे संबंध होते हैं उनमें और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैश्वीकरण के विकास के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक विनिमय के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बदलाव आया। यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी बदलाव देखने को मिला, या वैश्वीकरण की वजह से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जितने भी क्षेत्र थे उनमें हम बदलाव देख सकते हैं। यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच गहरी और विस्तृत संबंधों की उत्पत्ति में मददगार साबित हुई, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगी और विकास का प्रोत्साहित करते हैं। यानी ये जो हमारे राष्ट्र थे, या ये कहें ये जो हमारी वैश्वीकरण की प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से जो दूसरे देशों के साथ संबंध होते थे, संबंध अच्छे स्थापित करने में ये मददगार साबित हुई और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने में भी ये मददगार साबित हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा, समाप्त रूप में वैश्वीकरण एक गहरी प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है वो एक बहुत गहरी और बहुत पुरानी प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ विकसित होती आ रही है और समय के साथ साथ विकसित होती रहेगी। इसका प्रभाव व्यापक है और यह राष्ट्र के बीच नए संबंधों को जन्म देती है। यानी इसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है, हम उसको ऐसे ही नहीं देख सकते, और ये राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित करने या संबंधों को जन्म देने में मदद करता है, जो आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब हम किसी भी अन्य देश के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो वो हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे संबंधों को सुधारने में मदद करता है। लेकिन अगर सही सारी चीजें अच्छी हो जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अब हम वैश्वीकरण की असहमतियों और विरोधों को देखेंगे। यानी वैश्वीकरण को लेकर जो असहमतियां हैं, जो असहमतियां हैं या जो विरोध हैं, किस किस आधार पर इसका विरोध किया जाता है, अब हम उनको देखने वाले हैं। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन एक व्यापक और प्रभावशाली आंदोलन है जो वैश्वीकरण के प्रत्येक पहलू पर सवाल उठाते हैं। यानी वैश्वीकरण के जो विरोधी आंदोलन है वो प्रभावशाली हैं और वैश्वीकरण के हर एक पहलू पर सवाल उठाते हैं कि ये ऐसे क्यों है, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, हर चीज पर वो सवाल उठाते हैं। यह आंदोलन विशेष रूप से उन लोगों और समूहों द्वारा किया जाता है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक है।
अब देखिए कोई भी विरोध तभी करेगा ना जब उसे वो चीज गलत लगेगी। तो वैश्वीकरण का जो विरोध है वो उन लोगों या उन समूहों द्वारा किया जाता है जो वैश्वीकरण को नकारात्मक यानी बेकार मानते हैं और इससे उनके हक और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगते हैं। यानी इनका मानना है कि इससे क्या होता है या ये कहें वैश्वीकरण के कारण उनके जो हक हैं और उनकी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध है, उस वो उनको रोकती है, इसीलिए वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए। इसे विभिन्न स्तरों पर उभारा जाता है जैसे कि न्यायिक आंदोलन, सामाजिक मूवमेंट, कोऑपरेटिव प्रतिरोध और अन्य सामाजिक और आर्थिक समूह। यानी इसमें हम जो विरोध करते हैं उसमें हम सामाजिक आंदोलन और सामाजिक मूवमेंट या फिर कोऑपरेटिव जो प्रतिरोध होते हैं, जो हमारी कंपनियां वगैरह होती हैं वो सामाजिक और आर्थिक स्तर या फिर सामाजिक आर्थिक जो समूह होते हैं उनके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये लोग इसका विरोध करते हैं और इन लोगों ने या फिर इन समूहों ने इसका विरोध भी किया है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से विरोध किया है। वैश्वीकरण के प्रत्येक पहलू पर विरोध करने वाले आलोचकों का कहना है कि वैश्वीकरण एक मुख्य उद्देश्य है पूंजीवादियों को बढ़ावा देने और अपनी निजी स्वार्थ के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का प्रसार करना है। यानी वैश्वीकरण के जो विरोधी आंदोलन होते हैं या जो विरोध में हैं वैश्वीकरण के, उनका सिंपली कहना यह मुख्य उद्देश्य यही है या उनका कहना यही है कि जो वो वैश्वीकरण है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और जो निजी स्वामित्व होते हैं वो निजी जो लोग होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को इसीलिए बढ़ावा देते हैं ताकि पूंजीवाद जो है उसको बढ़ावा मिल सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, इसीलिए ये लोग जो है वैश्वीकरण को बढ़ाते हैं। इसके अलावा वह मानते हैं कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियंत्रण में नहीं होती और वह श्रमिकों के हक को उल्लंघित करती हैं। यानी इनका मानना ये भी है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जो अलग अलग देशों से या अलग अलग देशों में जाकर कार्य करती हैं वो श्रमिकों के जो हक होते हैं उनका उल्लंघन करती हैं। उनकी नजर में उनका कोई हक ही नहीं होता, बस श्रमिकों से काम ही काम करवाती रहती हैं, उनके कोई हक नहीं देती, जिससे श्रम संरक्षण और अन्य नैतिक मुद्दों का ध्यान अनदेखा रखते हैं। यानी ये श्रम संरक्षण जो होता है और श्रमिकों के जो अन्य मुद्दे होते हैं उनको हमेशा अनदेखा रखा जाता है, उनको देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है ये वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इस प्रकार के आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं जैसे कि न्यायिक आंदोलन, जिसमें आंदोलन में मुकदमों का दायरा और न्यायिक निर्णय के मध्य से वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। यानी ऐसे जो आंदोलन होते हैं वो विभिन्न स्तरों या विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि पहला आपका दे रखा है न्यायिक आंदोलन, जिसमें किसी भी न्यायिक हेल्प लेकर यानी न्याय से हेल्प लेकर या सरकार से हेल्प लेकर, जिसमें हम मुकदमे वगैरह चला सकते हैं और न्यायिक निर्णय लेकर उन्हें वैश्वीकरण के खिलाफ उठा सकते हैं या वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। फिर आते हैं सामाजिक मूवमेंट और दूसरे होते हैं सामाजिक मूवमेंट जो समाज में संगठित और असंगठित तौर पर लोगों को जोड़कर विश्वास जगाते हैं कि वैश्वीकरण के प्रति आंदोलन करते हैं। यानी जो हमारे सामाजिक मूवमेंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, समाज को संगठित और असंगठित रूप से जोड़ते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि हमें वैश्वीकरण का विरोध करना चाहिए, वैश्वीकरण जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है हमारे समाज के लिए, इसलिए हमें वैश्वीकरण का विरोध करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे कोऑपरेटिव प्रतिरोधी वैश्वीकरण के खिलाफ अपेक्षाकृत नींव है जहां कंपनियों और व्यापारियों के ये कर्मचारियों द्वारा अपने कारोबारी कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। यानी कोऑपरेटिव प्रतिरोधियों में क्या होता है कि कंपनियों द्वारा या फिर व्यापारियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। इसके साथ अन्य गैर हानिकारक आंदोलन भी हैं जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। यानी और भी अन्य हानिकारक आंदोलन है जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड हो सकते हैं, मानवाधिकार और लोकतंत्र के संरक्षण और इन सभी से रिलेटेड होते हैं जो कि पूरे विश्व के लिए समान मुद्दा हो सकता है। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन अक्सर आंदोलन, प्रदर्शन, विरोधी धार्मिक और सामाजिक संगठनों के माध्यम से प्रक्रिया करते हैं। यानी वैश्वीकरण विरोधी जितने भी आंदोलन होते हैं वो हमारे प्रदर्शन करते हैं, विरोधी धार्मिक विरोधी आंदोलन करते हैं, सामाजिक संगठन बनाकर आंदोलन करते हैं और ऐसे ही प्रक्रिया दिखाते हैं। इन आंदोलनों के लक्ष्य में विभिन्न पहलू शामिल होते हैं जैसे कि उच्चतम कार्यालय और कंपनियों को
नियमित करने की मांग, यानी ये जो हमारे आंदोलन होते हैं इनके कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे कि उच्चतम कार्यकारी और कंपनियों को नियंत्रित करने की मांग, यानी ये जो होते हैं ये उच्चतम कार्यकारी और कंपनियों को नियंत्रित करने की मांग, ऐसी मांगे रखते हैं ताकि उनके जो श्रमिक है उसको बढ़ावा दिया जा सके। उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभाव के लिए निरीक्षण और व्यापारिक संबंधों में परिदर्शित, यानी जो हमारी सेवाएं वगैरह होती हैं और जो गुणवत्ता होती है किसी भी उत्पादन की और उसका जो प्रभाव होता है वो सही होना चाहिए। इस चीज के लिए भी ये लोग विरोध करते हैं और वैश्वीकरण का इस चीज के लिए भी ये लोग आवाज उठाते हैं और वैश्वीकरण का विरोध भी करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों के महत्वपूर्ण माध्यमिक इंटरनेट और नई मीडिया है, जिसके माध्यम से आंदोलन को संगठित किया जाता है। यानी वैश्वीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंटरनेट, जो कि और इंटरनेट और मीडिया जो कि लोगों को संगठित करने और इन आंदोलनों से जुड़ने में प्रेरित करता है और उन्हें जुड़ने में मदद करता है और लोगों को जोड़ा जाता है। इसके अलावा समर्थकों को अधिक संख्या में जोड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग भी किया जाता है। यानी इसके अलावा समर्थकों या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं समाप्तीय रूप से वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ताकत है। यानी अगर हम इसका निष्कर्ष दें तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो विरोधी आंदोलन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ज़्यादा ताकतवर आंदोलन है, जो विश्व के अनेक क्षेत्रों में न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यानी ये जो आंदोलन है ये पूरे विश्व के अनेक क्षेत्रों में लड़ाई लड़ते हैं समानता के लिए, न्याय के लिए, ताकि सभी देशों को समान रखा जा सके, सभी देशों को समान न्याय मिल सके। यह आंदोलन विभिन्न स्तरों पर संगठित हैं और विश्व समुदायों को विविधता में एक और उनके हक की रक्षा करने में मदद मिल सके। यानी देखिए ये सभी समुदायों को उनके हक की मदद करते हैं और उन्हें अपने अधिकार मिलने में और उनके अधिकार जो हैं वो उन्हें मिल पाएँ, इस चीज़ की हेल्प करते हैं। देखिए अगर जैसे कि वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण की अगर कोई आलोचना ना करे तो वो तो अपनी ही मनमानी करेंगे सारे देश कि हाँ हम ये कर लेंगे, हम वो करेंगे, हम इतना टैक्स लगाएंगे, हम इतना टैक्स लगाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो बहुत सारे देश हैं वो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए वैश्वीकरण की अच्छाई और बुराई दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैश्वीकरण है तो उसकी आलोचक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसीलिए उसके जो आलोचक हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक मंच। यानी अब हम अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक मंच के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक मंच क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक मंच एक ऐसी अद्वितीय प्लेटफॉर्म है जो लोकतांत्रिक संगठनों, आंदोलनों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करता है। यानी हम ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक जो मंच है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोकतांत्रिक संगठनों के साथ में आंदोलन, सामाजिक संगठन और इन सभी के साथ में मिलकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और इन सभी मुद्दों पर विचार करता है। यह मंच दुनिया भर के लोगों को एक स्थानीय प्रदान करता है। यानी ये जो मंच है ये पूरे दुनिया भर के देशों या लोगों को कह सकते हैं कि स्थान प्रदान करता है जहाँ वो अपनी बात रख सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और कुछ नया भी सीख सकते हैं, एक दूसरे से नई नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। इसीलिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक मंच एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अब हम ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक मंच के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है WSF। ये हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक मंच है जिसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम। ये 2001 में ब्राज़ील में एल्ग्रे में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य एक और दुनिया मुमकिन है के संदेश के साथ लोगों को एकत्रित करना था। यानी ये जो बनाया गया था इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि एक और दुनिया भी मुमकिन है, हम ऐसी दुनिया भी बना सकते हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करें, अपनी चीज़ों को साझा करें। एक और ऐसी दुनिया मुमकिन है और यही इनका एक संदेश था और इसी की वजह से इन्होंने लोगों को एकत्रित यानी इकट्ठा करना शुरू किया। यह मंच WSF चार्टर के सिद्धांत को
मोर्चों के लिए एक आदर्श ढांचा प्रदान करता है और लोगों को अपने विचारों को बयां करने का माध्यम प्रदान करता है। यानी ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये लोगों को अपने अपने विचार, अपनी अपनी सोच को सामने रखने और अपने ये जो विचार हैं उनको प्रकट करने का मौका देता है। WSF के उत्तराधिकारी मंच एशियाई सामाजिक मंच और यूरोपीय सामाजिक मंच हैं। इन मंचों का मुख्य उद्देश्य भी WSF के सिद्धांतों के अनुसार लोगों को एकत्रित करना और विश्व स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना है। यानी जैसे कि WSF है, इसके उत्तराधिकारियों में देखें तो हम दो देख सकते हैं। पहला है हमारा एशियाई सामाजिक मंच और दूसरा है हमारा यूरोपीय सामाजिक मंच। ये इसके उत्तराधिकारी हैं और जिस तरह से हमारा WSF कार्य करता था उसी तरह से ये दोनों भी कार्य करते हैं और इन दोनों का भी मुद्दा यही है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना और उन्हें समानता पर लाना, ताकि किसी भी देश के बीच में भेदभाव जैसी स्थिति पैदा ना हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे WSF की पहली बैठक 2001 में हुई थी और इसके बाद हर साल इसका आयोजन किसी अन्य देश में होता है। यानी WSF की जो पहली बैठक थी वो 2001 में हुई थी और इसके बाद हर साल इसकी बैठक होती है और अलग अलग देशों में होती है। ऐसा नहीं किसी एक ही देश में इसकी बैठक होती हो, हमेशा अलग अलग देशों में करवाई जाती है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय सामाजिक मंच भी होते हैं जो WSF के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अपने क्षेत्र में सामाजिक संगठन और राष्ट्रीय को प्रोत्साहित करते हैं। यानी इसके अलावा और भी सामाजिक या फिर ये कहें क्षेत्रीय सामाजिक मंच भी होते हैं जो WSF के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और उन्हें अपने क्षेत्र पर लागू या फिर उन्हें बढ़ावा देने का भी प्रयास करते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा है WSF का आयोजन मुख्य विविधता विषयों पर चर्चा करने के लिए होता है, जैसे कि आर्थिक असमानता, वैश्विक उदारवाद, न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और शांति। यानी WSF की जो योजना है या फिर इसका जो संगठन है और इसकी जो बैठकें होती हैं वो आर्थिक असमानताएं, वैश्विक उदारवाद, न्याय, मानवीकरण, पर्यावरण और शांति जैसे मुद्दों के लिए की जाती हैं, ताकि इन मुद्दों पर चर्चा की जा सके। और इन मंचों में विभिन्न विचारकों के लोगों के साथ आते हैं और अपने अपने विचारों को साझा करते हैं। यानी इसमें विश्व के सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने विचारों को साझा करते हैं कि क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए और किस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूरोपीय सामाजिक मंच जो कि 2002 में फ्लोरेंस में आयोजित किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था युद्ध, नस्लवाद और नए उदारवाद के खिलाफ एक साथ आवाज़ उठाना। यानी जो युद्ध होते थे और नस्लवाद जैसी स्थिति थी और जो नए उदारवाद था उसके खिलाफ एक साथ आवाज़ उठाकर इसको रोकना इसका उद्देश्य था, जब भी इसकी बैठक करवाई गई थी। यहाँ प्रदर्शनों, संवादों और वैचारिक चर्चाओं का आयोजन किया गया। यानी इसमें वैचारिक जो चर्चाएं होती थी वो करवाई जाती थी ताकि किसी सॉल्यूशन पर पहुंचा जा सके। WSF और इसके उत्तराधिकारी मंचों के उद्देश्यों में से एक है लोगों को एकत्रित करके उन्हें जागरूक करना और समस्याओं पर साझा बोलने का माध्यम प्रदान करना। यानी WSF जो है और उसकी जो उत्तराधिकारी मंच है, अब कौन से उत्तराधिकारी मंच हैं वो दो मंच आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जस्ट मैंने अभी पढ़ाया है, देखते हैं आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसके दो मंच वो कौन कौन से हैं जो उत्तराधिकारी मंच हैं और इनकी जो वो विशेषता है या फिर ये कहें इनकी जो जिम्मेदारी है वो ही ये है कि ये सभी देशों को एक समान लेकर आते हैं और सभी को बोलने का हक देते हैं और जो समस्या है उसको सुलझाने पर एक समान पार्टिसिपेट होता है ताकि ये सभी उस समस्या को सुलझा सकें। यह मंच विभिन्नता लोगों को एक साथ लाते हैं जो विभिन्न सामाजिक विचारधाराओं के साथ आए और विश्व के लिए समाधान ढूंढने में सहायक हैं। यानी ये सभी जितने भी विश्व के लोग आते हैं वो सभी सामाजिक विचारधाराओं के साथ आते हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और समस्याओं को अलग अलग तरीके से देखने का नज़रिया होता है, जिसकी वजह से समस्या का जो समाधान है वो जल्दी और बेहतर देखने को मिलता है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है।
नेक्स्ट आप लोग अतः ये लिख सकते हैं या फिर इस कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं, यह सामाजिक मंच एक समाजशास्त्रीय महत्वपूर्ण संगठन है जो लोगों को एक साथ आने, विचारों को बदलने और समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। यानी ये जो मंच है ये समाजशास्त्रीय महत्वपूर्ण योगदान या फिर संगठन है जो कि एक विचारधाराओं और आंदोलन और समस्याओं से समाधान ढूंढने के लिए या समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन मंचों में लोगों को अपने विचारों बदल करते हैं और एक सामाजिक स्थिति में समाधान खोजने के लिए साथ आते हैं। यानी ये जो हमारे मंच है इसमें ये जो लोग हैं वो एक साथ आते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को आपस में साझा करते हैं और जो सामाजिक स्थिति होती है या फिर जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसका एक साथ मिलकर सल्यूशन निकालते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण विरोधियों ने कुछ धारणाएं प्रस्तुत की। यानी वैश्वीकरण जो विरोधी लोग हैं उन्होंने क्या क्या धारणाएं प्रस्तुत की हैं, किस आधार पर वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है, अब हम उनको देखने वाले हैं। वैश्वीकरण का अनुप्रयोग विभिन्न स्तरों पर विवादित है और इसके विरोधी तत्वों इसे कई पहलुओं से देखते हैं। इनकी मुख्य धारणा विश्व को राष्ट्रीय सीमाओं के मध्य में बांटने के खिलाफ है। यानी इनका कहना है कि विश्व को हम राष्ट्रीय सीमाओं के मध्य बांट देते हैं, इसीलिए ये लोग वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वह राष्ट्रवादी किस्म की मानते हैं, इसके बजाय वो नो बॉर्डर नेटवर्क जैसी संगठनों का समर्थन करते हैं जो कि राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं और विभिन्न राष्ट्रों के विचार संबंधों को मजबूत करते हैं। यानी जो वैश्वीकरण के समर्थक होते हैं उनका कहना है कि विश्व में कोई भी बॉर्डर नहीं है, नो बॉर्डर नेटवर्क को वो समर्थन करते हैं और विश्व की जो सीमाएं हैं उनको नहीं मानते, सारे विश्व को एक साथ संबंधित करते हैं या सारे विश्व को एक साथ जोड़कर ये लोग देखते हैं। इसीलिए वैश्वीकरण विरोधी जो लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। इन आंदोलनों के बावजूद वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं में कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जो कि आंदोलनों को समर्थन करते हैं। इनमें से कुछ मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब कुछ लोग समर्थन भी तो करते हैं, अब उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं अब हम लोग उनको देखने वाले हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। पहला आप लोग लिख सकते हैं भारत की विख्यात इको फेमिनिस्टर वंदना शिवा की रचना बायोपायरेसी। इस रचना में वंदना शिवा ने देखा है कि कैसे स्थानीय लोगों को प्राकृतिक पूरी को विदेशी कंपनियों द्वारा बौद्धिक संपदा के रूप में उपयोग किया जाता है। ये संरचना वैश्वीकरण की एक सकारात्मक पहलू को उजागर करती है जिसमें स्थानीय संपदा का संरक्षण और समृद्धि के लिए पढ़ाई दी जाती है। यानी जो वंदना शिवा हैं वो अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि जो एक स्थानीय लोग होते हैं या फिर स्थानीय जगह होती है वहाँ पर किस तरह से जो विदेशी कंपनी है वो उसको बढ़ावा देती है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाती है, जो कि एक वैश्वीकरण का सकारात्मक पहलू के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं में कुछ वैकल्पिक विकल्प भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अब इसके कुछ वैकल्पिक विकल्प भी दे रखे हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं स्थानीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण के विरोधी तत्वों का मानना है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था संरक्षण और समृद्ध होनी चाहिए। यानी वैश्वीकरण जो विरोधी तत्व हैं या वैश्वीकरण जो विरोधी लोग हैं उनका कहना है कि जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था संरक्षण है वो समृद्ध होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें वैश्वीकरण के बाजार, स्थानीय उत्पादन और व्यापार का समर्थन किया जाना चाहिए। यानी इनका मानना है कि इसीलिए हमें वैश्वीकरण का जो बाजार है और स्थानीय है उनका व्यापार का समर्थन करना चाहिए ताकि वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं पूंजी और निवेश। इस विकल्प के तहत संसाधनों की पूंजी और निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। यानी इसके अंतर्गत संसाधनों और उसकी जो पूंजी होती है, उसका जो निवेश होता है उसको बढ़ावा दिया जाता है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और रोजगार की समस्याओं का समाधान होता है। यानी इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में तो सुधार आता ही आता है और जो रोजगार की समस्याएं होती हैं, रोजगार ना होना भी समस्या है, तो उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं अनुमान व्यवस्थान पर नियंत्रण। इस विकल्प
इस विकल्प के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुमान को नियंत्रित किया जाता है, जिससे स्थानीय उत्पादन और बाजारों को संरक्षित रखा जा सकता है। यानी इसके अंतर्गत जो अनुमान जैसी व्यवस्था होती है उस पर भी नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय निगम। इस विकल्प के तहत विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग और संबंधों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर संबंध होते हैं उनको अच्छा बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध होते हैं वो बनाए जाते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है ताकि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वो अच्छे बन सकें। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं समिति बाजार पहुंच। इस विकल्प के तहत विभिन्न राष्ट्रों के बीच बाजारों की पहुंच को सीमित किया जाता है, जिससे स्थानीय उत्पादनों को संरक्षण किया जा सके। यानी जो हमारी बाजार होती हैं उनकी पहुंच को भी सीमित किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन के लिए, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो उनका जो वो कार्य है वो भी होता रहे और हम राष्ट्रीय या फिर ये कहें कि वैश्वीकरण को भी बढ़ावा दे सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं बहुराष्ट्रीय संधि। इस विकल्प के तहत विभिन्न राष्ट्रों के बीच संधि और समझौतों का समर्थन किया जाता है, जिससे आपसी सहयोग और संबंधों को मजबूत किया जा सके। यानी बहुराष्ट्रीय संधियां की जाती हैं, जिससे क्या होता है विभिन्न राष्ट्रों के बीच जितनी भी हमारे समझौते वगैरह होते हैं और जो आपसी संबंध होते हैं उनको मजबूत करने के लिए किया जाता है। वैश्वीकरण के विरोधी तथ्यों और समर्थक पहलुओं के बीच यह आलेख स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया का अनुप्रयोग और प्रभाव विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विवादित है। यानी हम इसके निष्कर्ष में कह सकते हैं या फिर इन दोनों तथ्यों को पढ़कर कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसका प्रभाव कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं है, वो पूरे विश्व के क्षेत्र पर है और पूरे विश्व को प्रभावित करता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू को समझें और इसके साथ आगे बढ़ें ताकि हम समृद्ध, समरसता और सामाजिक रूप से न्यायसंगत वैश्विक समुदायों की दिशा में काम कर सकें। यानी हम वैश्वीकरण के साथ आगे बढ़ें और वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसको समझें ताकि हम लोग समृद्ध हो सकें और अपनी जो सामाजिक न्यायसंगत और जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार कर सकें, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को अपनाना इतना भी बुरा या इतना भी गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर यहाँ समझ में आ गया होगा। एंड देन यहाँ हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। एंड फॉर मोर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ब्लॉगर, इन सभी से आप लोग जुड़ सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं या फिर ये कहूँ अगर आप बीए में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ तो जाइए और साथ में जो हमारा ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको फ्री नोट्स और फ्री क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और इस ऐप में आप इन सारे बेनिफिट्स को भी देख सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको इस ऐप में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो स्टडी है वो और भी ईजी हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।